वी आर बैक विद द न्यू वीडियो क्लास 9। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैटर चैप्टर का वाइंड अप करेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस अराइज होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, उन सभी को यहाँ पर एक ही शॉट में डिस्कस करने का काम करेंगे। तो यही बात है, आज इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द मैटर चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑफ क्लास 9। ये बात हमें पता है कि जो बेसिक यूनिट होती है मैटर की वो क्या होती है, एटम। तो उसी के अकॉर्डिंग जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है मैटर की वो सारी यूज की जाती है, क्लासिफाई भी की जाती है। तो ऐसे ही क्या होती है वो प्रॉपर्टीज, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पार्टिकल ऑफ मैटर। और हमें ये पता है ना, पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल होता है एटम। तो इसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो हमें पता है जो एटम्स होते हैं वो वेरी माइन्यूट होते हैं साइज में, वेरी स्मॉल इन साइज होते हैं। दूसरी बात, उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है जिनको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं। तो इन्हीं बातों को यहाँ हम मेंशन कर रहे हैं। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होती है, स्पेसिंग प्रेजेंट होती है। और जो पार्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर अभी हमने मेंशन की है, इन सभी को हमने प्रॉपरली मेंशन अपनी प्रीवियस जो वीडियोस है मैटर चैप्टर की उनमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो उसके लिए आप उन वीडियोस में जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जो क्लासिफिकेशन होती है मैटर की। हमें पता है वैसे वैसे तो क्या होता है, जनरली हम डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया यूज करते हैं क्लासिफाई करने के लिए किसी भी टर्म को। यहाँ पर मैटर के लिए दो कंडीशंस बनती है, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड ओनली अबाउट द फिजिकल क्लासिफिकेशन। And what's about the chemical classification? That we are going to discuss in the coming videos of the next chapters. तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास तीन ही टाइप्स बनते हैं ना मैटर के। वो क्या क्या थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जब हमारा वाटर आइस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सॉलिड, मीन्स टू से आइस। और अगर जब बात करें लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर की, वो क्या होता है, सिंपली वाटर। और जब होता है वो किसमें, गैसियस स्टेट में, वेपर्स में, तो उसको बोलते हैं हम गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। अब इनकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, जो सॉलिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, रिजिड, मींस टू से इनके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती ही नहीं है। लेकिन लिक्विड्स और गैसेस क्या होते हैं, नॉन रिजिड होते हैं। उसके बाद हमें ये भी पता है जो सॉलिड स्टेट की जो प्रॉपर्टीज होती है उनकी क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, फिक्स शेप होती है, उनकी शेप अनचेंजेबल होती है ऑन इट्स ओन। जबकि अगर बात करें लिक्विड और गैसेस की, इनकी शेप कंटेनर के ऊपर डिपेंड करती है कि किस कंटेनर में हम इनको प्लेस कर रहे हैं। वॉल्यूम क्या होती है, सॉलिड और लिक्विड दोनों की वॉल्यूम ही क्या होती है, फिक्स होती है, जबकि गैसेस की कोई भी वॉल्यूम फिक्स नहीं होती। हमें यह भी पता जो डेंसिटी है वो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। जो सॉलिड्स है इनकी क्या होती है, हाई डेंसिटी। फिर उसके बाद लिक्विड्स की एवरेज डेंसिटी हो जाती है, लेकिन जो गैसेस है उनकी क्या होती है, वेरी लो डेंसिटी होती है। जो कॉन्स्टेंटली जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, सॉलिड्स के, वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं इनको फिक्स शेप में कंसिस्ट करने के लिए और इनको पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करने के लिए। जबकि लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो जाती है, वीकर हो जाती है। और गैसेज में तो वो वेरी वेरी वीकर डाउन हो जाती है। और हम सॉलिड्स को थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, वो भी कुछ एक सॉलिड्स को। लेकिन अगर बात करें लिक्विड्स में, स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड से ज्यादा। और अगर बात करें गैसेस की, ये क्या होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इन अकॉर्डेंस विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनको एक्सप्लेन करो, तो हम उसके लिए ये सारे जो भी मैटर यहाँ पर प्रेजेंट है इसको हम यूज कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे थे, क्या होता है डिफ्यूजन। ये तो हमें पता ही है, जो हमने अपनी वीडियोज में पढ़ा था कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यही क्या होता है, डिफ्यूजन। अगर यहां से देखें तो क्या है, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस दैट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। और ये क्या, इसके अंदर ऐसा क्यों होता है, ताकि हर पॉइंट पर इन अ पर्टिकुलर मटेरियल और सब्सटेंस क्या हो सके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके पर्टिकुलर सब्सटेंस का और पार्टिकल्स का। जैसे अगर यहां देखें, यहां पर क्या क्वांटिटी ज्यादा है पार्टिकल्स की और यहां पर क्या है, कम। जब हमने देखा डिफ्यूजन होने के बाद क्या हुआ, दोनों हर पॉइंट पर क्या हो गई, इक्वल क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल और एटम यू कैन से इक्वल हो गई।
ये बात हमें समझ में आ गई। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि डिफ्यूजन से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है कि हम जब कोई भी खाना किचन में बन रहा हो तो उसके अंदर से किचन से हमें गर्म फूड की, तो हॉट फूड की जो सिजलिंग होती, स्मेल होती है, वो हमें दूर से भी आ जाती है, लेकिन जो ठंडा फूड होता है उसकी हमें स्मेल पास जाकर ही लेनी पड़ती है। यही क्वेश्चन है अब की रीजन बताओ फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्मेल ऑफ सिजलिंग फूड रीचेज यू several meters away, but to get the smell from cold food you may go to close। यही बात है कि जो ठंडे फूड की स्मेल के लिए हमें उस ठंडे फूड के पास जाना पड़ता है, लेकिन जो सेवरल मीटर्स दूर से भी हम हॉट फूड की सिजलिंग को फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। तो इसके लिए देख लीजिए क्या है। अब हमें ये पता है चाहे सॉलिड हुआ, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेज हुआ, इन सभी के अंदर डिफ्यूजन तो होता है, लेकिन सॉलिड के अंदर बहुत ही कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं ना किसी भी सॉलिड को, तो क्या होता है उसके पार्टिकल्स को वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलती है, जिसके कारण क्या होता है पार्टिकल को जब काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेंगे, स्पीडली मूव करेंगे। और अगर एक बार वो स्पीडली मूव करने लगे, उनको एनर्जी मिल गई ना मूव करने की, फिर क्या करते हैं वो डिफ्यूज करते हैं। तो यही बात है, ये तो हमें पता है जो सॉलिड्स हैं डिफ्यूज करते हैं एट वेरी स्लो रेट। लेकिन अगर बात करें टेम्परेचर ऑफ सॉलिड को अगर हम इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना किसका, सॉलिड पार्टिकल्स का एयर के अंदर, वो हो जाएगा इंक्रीज। ये किसके कारण हो रहा है, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। यही बात हमने बताई है, जो काइनेटिक एनर्जी है ना ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, किसके अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद क्या हो जाए, तो यही रीजन है कि जो हॉट फूड की जो स्मेल है वो हम तक जब हम कुछ मीटर दूर भी प्रेजेंट होंगे तो हमें वो फास्टली आ जाएगी। लेकिन अगर बात करें कोल्ड फूड की तो उसके लिए हमें पास जाकर ही स्मेल फील करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन यहां से समझ में आ गया कि हम इसको किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जो चेंज होता है स्टेट ऑफ मैटर का वो क्या क्या होता है, उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। ये बात हमने बताई थी अपनी वीडियोज में भी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ऐसे ही गैसेस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड्स जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं या प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। और एक केस ये भी था जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो कुछ सॉलिड्स डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होते हैं, गैसेस में, और कुछ गैसेस से डायरेक्ट कन्वर्ट होते हैं सॉलिड्स। तो देखो जब हम बात करते हैं सॉलिड से लिक्विड की तो क्या होता है, मेल्टिंग होती है, और अगर इसका रिवर्स देख लें तो वो क्या होती है, फ्रीजिंग। ये बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियो में। ऐसे जब लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है, इवेपोरेशन या वेपराइजेशन बोलते हैं। और अगर उसका उल्टा बात करें तो वो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। उसके बाद कुछ ऐसे भी हमने एक केस बताया था जब क्या हो सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होते हैं, गैसेज में, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और जब डायरेक्ट क्या हो गैसेज से डायरेक्ट सॉलिड्स में कन्वर्ट होते हैं उसको बोलते हैं रिवर्स सब्लिमेशन। ये बातें तो हमने पढ़ी, इसमें तो कोई भी इश्यू नहीं है। तो जो चेंज जो स्टेट होता है आर द फिजिकल चेंज, और जो फिजिकल चेंज क्या होते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। कौन से, फिजिकल जो चेंजेस हैं ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस। ये मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई इफेक्ट नहीं डालते, और इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, जो कॉमन चेंजेस होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के चेंज में, वो क्या क्या होते हैं, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन एंड दी डिपोजिशन। ये बात हमें यहां तक क्लियर होगी। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए वी डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज, और हम इजीली यहां से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेंट हीट, ये बात भी हम वैसे बता चुके हैं। लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट वो हीट होती है जो किसी भी एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में चेंज करती है। लेकिन जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने की बजाय, उनके टेम्परेचर को इंक्रीज करने की बजाय सिर्फ उनकी स्टेट्स को चेंज करने का काम करती है। तो हम क्या बता सकते हैं, जो लेटेंट हीट क्या है, इट इज डिफाइंड एज द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन ए सब्सटेंस चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट कंप्लीटली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दो देखो यहां पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। यही बात हमने बताई थी कि जब कोई भी सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब करता है, रिलीज करता है,
टू चेंज स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीटली, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर टेम्परेचर का कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो लेटेंट हीट है वो दो टाइप्स की हो जाती है। कौन कौन सी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? जब हीट एब्जॉर्ब की जाती है, किस लिए? कि सॉलिड को मेल्ट करके कंप्लीटली किस में कन्वर्ट कर दे? लिक्विड में, लेकिन विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसा ही सेम केस इसमें आ जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेकिन इसमें जो स्टेट चेंज होगी वो क्या होगी? लिक्विड से चेंज होगी किसमें? वेपर्स में, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज लेटेंट हीट एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, एक्सप्लेन देम, तो हम ये सारी चीजें यहां से मेंशन कर देंगे। तो ये क्या रहेंगे? मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, इवेपोरेशन। ये तो बात हमने बताई थी कि जब क्या हो, जब सॉलिड से जब हम लिक्विड से गैसेज में कन्वर्ट करते हैं स्टेट ऑफ मैटर को, वो क्या होता है? वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन भी बोलते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहां बता सकते हैं इवेपोरेशन क्या होता है। ये प्रोसेस होता है किस चीज का? स्पॉन्टेनियस चेंज, किसका? लिक्विड इनटू दी वेपर्स और दी गैसेस। जैसे अगर हम वाटर को बात करें, जब इसको हीटअप करते हैं तो ये H2O और प्लस में H2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इवेपोरेशन का तो हमें पता लग गया, जब क्या हो, सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट वेपर्स में कन्वर्ट होती है, गैस स्टेट में कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इवेपोरेशन। तो इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी अराइज हो सकते हैं कि जो फैक्टर्स है, जो क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन को। तो मेनली फैक्टर्स क्या रहेंगे? एक तो रहेगा टेम्परेचर, एक रहेगा सरफेस एरिया, एक डेंसिटी और एक विंड वेलोसिटी। टेम्परेचर कैसे? जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ तो हमें पता है इवेपोरेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये तो सिंपल सी बात है। तो हम क्या कह सकते हैं? टेम्परेचर के साथ क्या है? रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। ऐसे अगर बात करें सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा पर्टिकुलर मटेरियल का, तो जो भी सनलाइट वगैरह है वो उसके ऊपर डायरेक्ट एक्ट कर पाएगी। इसके कारण भी क्या होगा? इवेपोरेशन इंक्रीज होगी। ये बात भी समझ में आ गई। डेंसिटी, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी तो उतना ही इवेपोरेशन क्या होगा? कम होगा। क्योंकि जो डेंसिटी का मतलब क्या है? ज्यादा डेंसिटी का मतलब वो क्या है? ज्यादा हैवी है, ज्यादा मास वाला और कम वॉल्यूम वाला सब्सटेंस है, मैटर है, तो इसीलिए उसकी क्या होगी? इवेपोरेशन डिक्रीज, वो कम होगी। अगर विंड वेलोसिटी की बात करें तो जो वेलोसिटी ऑफ विंड क्या करेगी? जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी विंड की, एज द वेलोसिटी ऑफ द विंड अफेक्ट्स द रेट ऑफ इवेपोरेशन, एज द वेलोसिटी ऑफ द विंड इंक्रीजेज, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा? इंक्रीज। तो इन सभी केसेस में तो क्या है? टेम्परेचर के केस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन। सरफेस एरिया के केस में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन। इसमें क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन। और इस केस में भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन। ये बात ठीक होगी यहां तक? तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन को, तो उसके बारे में भी इजीली बताया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हम गर्मियों में अर्दन पोर्ट्स में मटकों में अपने पानी को डालकर रखते हैं और वो कूल डाउन भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहली बात देखिए, मटके किससे बनते हैं? मिट्टी से। तो मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग प्रेजेंट होगी? बिल्कुल होगी। अब हर ऑब्जेक्ट, हर मैटर की क्या होती है? अपनी इंटरनल हीट होती है। जब वाटर को क्या मिलेगा? उनके जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं अर्दन पोर्ट्स के बीच में, उनमें से स्पेसिंग मिलेगी, तो वाटर बाहर आ सकता है। और इसीलिए हमारा मटका बाहर से क्या रहता है? वेट वेट रहता है। जब क्या करेगा, जो वेट है जो बाहर आ गया सरफेस के ऊपर, इसको क्या मिलेगी? वाटर की इंटरनल हीट को जब ये यूज करेगा तो इसको वो हीट इनफ है इवेपोरेट करने के लिए। तो जब उसने वो हीट, जो इंटरनल जो हीट थी वाटर के अंदर, उसको क्या कर लिया? यूज कर लिया फॉर द इवेपोरेशन। तो वो किस चीज में हेल्प करेगा? वाटर को कूल डाउन करने में हेल्प करेगा। तो यही बात है, व्हाई वाटर्स गेट कूल इवन इन समर्स व्हेन केप्ट इन अर्दन पोर्ट्स। एक्सप्लेन करो इसको। तो जो वाटर केप्ट होता है अर्दन पोर्ट्स के अंदर, रिमेन्स कूल इवन इन द समर बिकॉज अर्दन पोर्ट्स हैज रिमेनी स्मॉल होल्स। ये ऑलरेडी हमने बताया था। और वाटर क्या रहता है? उनमें से, उन होल्स में से हल्का हल्का बाहर आता रहता है, ठीक है, मॉइस्चर की फॉर्म में। तो वाटर सिप्स आउट थ्रू द होल्स एंड इवेपोरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पोर्ट।
किस लिए? वो उसकी क्या करता है, इंटरनल हीट को यूज करता है। इंटरनल हीट किसकी? ऑफ वाटर। उसी के कारण क्या हो रहा है? उसी के कारण हो रहा है इवेपोरेशन। तो जो ये हमने बताया है ना इवेपोरेशन, ये किसके कारण हो रहा है? इंटरनल हीट के कारण हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा? तो जो एनर्जी नीडेड होगी इवेपोरेशन के लिए वो क्या? टेकन फ्रॉम दी वाटर कैप्ट इन दी अर्दन पोर्ट, और इसीलिए जो हमारा वाटर है वो क्या हो जाएगा? कूल डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसकी इंटरनल हीट तो कहां चली गई? इवेपोरेशन के लिए यूज हो गई। ये बात हमें समझ में आ गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप रिमाइंड करते रहिएगा टाइम के टू टाइम। उसके बाद अगली बात आती है जो डेजर्ट कूलर्स होते हैं। जो डेजर्ट कूलर्स है वो गर्मियों में कूलिंग क्यों देते हैं? क्या रीजन है उसके पीछे? तो देखो, व्हाई डज डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे? क्योंकि किस लिए? क्योंकि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है? हाई, और ह्यूमिडिटी क्या है? कम। मींस टू से मॉइस्चर की प्रेजेंस क्या है? कम है, क्वांटिटी कम है ऑन अ हॉट ड्राई डे। जब हम क्या करेंगे? अनेबल करेंगे वाटर को, तो वो क्या हो जाएगा? उसके अंदर अच्छे से इवेपोरेशन हो जाएगी। और इवेपोरेशन के लिए वो हीट कहां से ले रहा है? जो अपने आसपास, जो कूलर के आसपास जो भी टेम्परेचर है वही तो उसको जो हीट देगा। तो वो हीट क्या करेगी? वाटर को इवेपोरेट करवाएगी और वो क्या कर देगा? बेटर कूलिंग देगा। ये बात भी समझ में आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट एंड दी फाइनल क्वेश्चन आ जाता है कि जो आइस है वो 0 डिग्री, हमें ये तो पता है आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर 0 डिग्री सेल्सियस हम दोनों चीजों को देखते हैं, वाटर को और आइस को, तो जब कोई भी एटमॉस्फेयर से या इन्वायरमेंट से हीट मिलेगी, अभी जो वाटर है, वाटर तो कब हुआ है? जब उसने आइस की इंटरनल हीट को यूज कर लिया है। लेकिन जब आइस को इंटरनल हीट मिलेगी, सॉरी, जब बाहर से क्या मिलेगी? हीट मिलेगी, तो वो क्या करेगी? वो उसकी इंटरनल हीट को क्रॉस करने का काम करेगी। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आ जाए एक्चुअली व्हाई आइस इज मोर इफेक्टिव देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो देखिए, जो आइस है उसके पास अभी क्या? लेस एनर्जी है वाटर के कंपैरिजन में। क्यों? क्यों? और दोनों क्या है? सेम टेम्परेचर पे हैं। जो वाटर पोजेस दी एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि वाटर के पास तो जब हीट हमने प्रोवाइड की थी तो वो तो ऑलरेडी क्या हो चुका है? आइस से वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो वो किसके साथ प्रेजेंट है? उसकी इंटरनल हीट भी प्रेजेंट है जब हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस की। तो इस टाइम पर आइस के पास तो सिर्फ क्या है? इंटरनल हीट है। लेकिन अगर इसी केस पे बात करें वाटर, तो वाटर के पास इंटरनल हीट भी प्रेजेंट है, और दूसरी बात लेटेंट हीट भी प्रेजेंट है। वो किसके पास ज्यादा हीट प्रेजेंट है इस टाइम पर? वाटर के पास। तो इसलिए क्या कह सकते हैं हम? जो आइस होगी वो क्या होगी? मोर इफेक्टिव होगी 0 डिग्री सेल्सियस पर देन दी वाटर। तो यहां से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बन सकती है, और जो जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं एग्जाम्स में, उनके अकॉर्डिंग यहां हमारे पास यही क्वेश्चंस अराइज होते हैं, और इन्हीं को हमने क्या कर लिया है? सोल्व आउट कर लिया है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी होंगी कि हम किस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।